उस आदमी के चेहरे मोहरे, हाव भाव और वेशभूषा की बातें करके वक्त बर्बाद करूं, उससे कहीं अच्छा है कि सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। गिरीश के गांव जाते हुए गर्मी और धूप से परेशान होकर मैं रास्ते में बबूल के एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। वैसे तो बबूल, वह भी मई मास में, इस मतलब का पेड़ नहीं होता कि उसके नीचे बैठकर गर्मी से राहत पाई जा सके। लेकिन क्या करता, हारे को हरिनाम वाली बात थी। गांव की ओर जाने वाली 20-30 फुटी रेतीली सड़क के न इस किनारे पर कोई घना पेड़ था और न उस किनारे पर। सिर्फ बबूल था, वह भी इक्का दुक्का, एक यहाँ, दूसरा वहां और तीसरा पता नहीं कहाँ। मैं पुस्तहाल था, सो गर्मी और थकान से हताश होकर वहीं बैठ गया। अभी कुछ ही समय बीता होगा कि चलता हुआ पीछे से वह आ गया। मेरी दिशा में ही जा रहा था। उसने शायद बहुत पीछे से मुझे देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे जैसे वह अपेक्षाकृत निकट आता गया वैसे वैसे उसने बातें दागनी शुरू कर दी। कौन गांव जाएगा मास्टर? उसने पूछा। मास्टर? मैं चौंका। इसे कैसे पता चला कि मैं अध्यापक हूँ? शायद मेरे कंधे पर लटके थैले को देखकर इसने ये कयास लगाया हो। लेकिन इस वक्त तो वह भी कंधे पर से उतारकर मैंने जमीन पर रखा हुआ है। तब लियाकतपुर जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। धूप बहुत तेज है, सो सुस्ताने थोड़ी देर को यहाँ बैठ गया। तेज गर्मी या तेज सर्दी के मौसम में लंबी डगर के राहगीर को कहीं बैठना नहीं चाहिए मास्टर। वह चलते चलते ही बोला, अब तो सुस्ता लिया होवेगा, चल उठ। इस बीच उसने मेरी ओर कुछ और रास्ता तय कर लिया था। सूरज इस कदर तेज था कि जमीन पर घास जहां तहां ही बाकी बची थी, वह भी सूखी तिनकों की शक्ल में। वह इस तरह का आग्रह किए बिना सीधा गुजर गया होता तो बेशक मैं कुछ देर और वहां बैठता, लेकिन उसका उपदेशात्मक हो जाना और साधिकार आग्रह करना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मन की बात कहूं तो अच्छा ही लगा। परहिताया, परोपकाराया, ऐसे निश्चल अधिकार वाला संस्कार हमारे चरित्र से गायब ही हो गया है। ऐसे में एक भी आदमी ऐसा मिलता है तो मन शीतल हो ही उठता है। अपना थैला कंधे पर डालकर मैं खड़ा हो लिया। तुम्हारे जितना तेज नहीं चल पाऊंगा चौधरी, मैं उससे बोला। मुझे साथ लेना है तो चाल थोड़ी ढीली रखना। रखेंगे भाई, वह भी रखेंगे। मेरा अनुरोध सुनकर वह बोला। हालांकि अपनी चाल उसने तिलभर भी ढीली नहीं की। कौन गांव बताया तूने? उसने अपना सवाल दोहराया। लियाकतपुर। अरे हाँ, गांव का नाम सुनते ही उसे जैसे याद हो आया। जेठ की धूप क्या है, पता है? एक पल चुप्पी के बाद उसने स्वगत ही अपनी बात शुरू की। मेरा ताव कहवे था कि सूरज इन दिनों गरम गरम सुइयां पिरदी पर फेंकता है। जो जितना ज्यादा एक जगह रुकेगा, उसको उतनी ही ज्यादा सुइयां चुभेंगी। इसलिए चलते रहना चाहिए। किसके घर जावेगा? बोलते बोलते उसने अगला सवाल किया। गिरीश के घर, मैंने बताया। छिद्दा का गिरीश? सो तो पता नहीं भाई, दो ही गिरीश है लियाकतपुर में, एक छिद्दा का और दूसरा तेजा का। वह बोला और तुरंत ही कहा, मैं समझ गया, तुझे तेजा के गिरीश से मिलना है। सो कैसे? अरे भाई, एक वही है लियाकतपुर में, जिसके पास एक न एक पढ़ा लिखा आता रहवे है। मेरा सवाल सुनते ही वह बोला, तुझ जैसा साफ सुथरा आदमी छिद्दा के लौंडे के पास भला क्यों आवेगा? अच्छा एक बात तो बता, खेती बाड़ी के अलावा ऐसा और क्या करे है तेजा लौंडा की? वह गांव और खेती बाड़ी से जुड़े आर्थिक मामलों का बहुत अच्छा लेखक है। मैंने उसे बताना चाहा, लेकिन बताया नहीं। ये बताना मुझे दरअसल जरूरी नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह उसने अपना पहला सवाल दोहराया था और मेरे जवाब को सुनकर भी अनसुना करके जिस तरह उसने खुद ही उसका जवाब दे लिया था, मैं समझ गया था कि वह मुझसे कम, अपने आप से ही ज्यादा बातें कर रहा है। खैर, पढ़ा लिखा लौंडा है, करता होवेगा कुछ। मेरी ओर से कोई जवाब न पाकर वह पुनः स्वगत ही बोला, तू बुरा तो मानेगा मास्टर, पर तेजा के छोटे लौंडे ने, तेरे इस गिरीश ने चन्ना के साथ बहुत गलत किया। उसकी इस बात को सुनकर मैं हल्के से सन्नाटे में आ गया। जिस आदमी के पास मैं आदर और विश्वास के साथ जा रहा हूँ, अपने लेखों में जो ग्रामीण जनता के उत्थान के नित नए तरीके सुझाता है, जिन तरीकों में से अनेक को उसके पाठक अनुकरणीय मानने लगे हों, उस आदमी के बारे में ऐसी बातें सुनकर कोई भी सन्नाटे में आ सकता था। ये चन्ना कौन है? मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा। बड़ा भाई है इसका, उसने तीखेपन के साथ बताया। गिरीश ने क्या किया उसके साथ? क्या किया? जो गैर भी न करता वो किया। उस कम पढ़े लिखे, खेती में लगे सीधे सादे लौंडे को लल्लू बना डाला इसने। दो चारों ने उन दिनों कोशिश भी करी थी उसे समझाने की, पर वो नहीं माना। अब पछतावे है। पूरा किस्सा बताओ तो कुछ पता लगे। गिरीश के बारे में उसके नजरिए से प्रभावित होने से बचने के लिए मैं बोला। किसी भी बारे में मैं दूसरों के नजरिए की बजाय अपने नजरिए से देखना हमेशा से ही अधिक पसंद करता हूँ।
इसका मतलब है कि तू बिल्कुल ही अनजान आदमी है। मेरे सवाल पर उसने कहा और किस्सा बयान करना शुरू कर दिया। इनका बाप डाकखाने में मुलाजिम था। अर्दली उर्दली कुछ था, क्योंकि पढ़ा लिखा तो वह बिल्कुल भी था नहीं। वह नौकरी क्यों करता था? जमीन नहीं थी क्या उसके पास? किसी के पास जमीन होने भर से ही वो किसान हो जावे है क्या? मेरी आशंका पर उसने तीखा सवाल किया और बोला, अरे भाई, फसल निरे पसीने से नहीं पैदा होती। उसके लिए बीज, खाद और पानी भी चाहिए होते हैं। उस गरीब के पास हौसला तो था, पैसा नहीं था। इसलिए थोड़ी बहुत सब्जी उपजी से ज्यादा वह कुछ पैदा नहीं कर पाता था। खाली पड़ी रहवे थी बाकी जमीन, सो बेचारे ने शहर में जाके नौकरी कर ली। तो एक हुआ क्या कि खजाना लेकर डाकखाने के एक खजांची के साथ तेजा बैंक से डाकखाने को आ रहा था। पूरा रास्ता तो ठीक ठाक कट गया, मगर इन डाकखाने के सामने कुछ बदमाशों ने खजाना थामे खजांची पर हमला कर दिया। ये 2 और बदमाश 5। सरकारी रकम को बचाने का मामला था, सो दोनों भिड़ गए बदमाशों से। तेजा में बड़ी ताकत थी, यो देख कि उस बेचारे पे बैल तक नहीं था और हल की बजाय फावड़े से खोद के बीज डाले था वो जमीन में। दिलेर भी पूरा था और अक्लमंद भी। उसने एक बदमाश को नीचे धर लिया और खजांची पर चीखा, सकबक, तुम रकम लेकर भाग जाओ। मैं इस साले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी 4 ने उसकी पुकार सुनी तो खजाना छोड़कर अपने साथी को बचाने में जुट गए। खजांची उनसे छूट के खजाने समेत डाकखाने में जा घुसा। उधर बदमाशों से तेजा को चाकुओं से गोद डाला और अपने साथी को छुड़ा के भाग गए। किस्सा सुनाने का उसका अंदाज ऐसा था कि मुझे लू के थपेड़ों तक का पता न चला। पूरा दृश्य उसके बयान के साथ साथ आंखों के सामने घटित होता दिख रहा था। आगे क्या हुआ? वह रुक गया तो मैंने पूछा। पूरे शहर में वाहवाही हुई उसके इस हौसले की, पर चाकू इतने लग गए थे कि बेचारा बच नहीं पाया, वहीं मर गया। उसने आगे बताया, ये चन्ना है ना, गिरीश से बड़ा, असल नाम चरणदास है इसका। तेजा प्यार से इसे चरना पुकारे था। जैसा वो पुकारे था वैसा ही बाकी घरवाले भी पुकारने लगे। फिर बाकी गांव वाले भी इसे चरना ही पुकारने लगे। बोलते बोलते चरना का र घिसके आधा न बन गया और ये चन्ना हो गया। बातों और हालातों का खुलासा करने का उसका यह अंदाज मुझे बेहद पसंद आया। किस्सा कहने की यह सिफत हर आदमी में नहीं होती। शहरों में तो ये दूर दूर तक किसी में नहीं होती। नामों तक के बनने बिगड़ने पर उसकी नज़र की बारीकी ने मुझे प्रभावित कर डाला। बेशक गरीबी और भुखमरी के कारण अपने इस लौंडे को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाया तेजा। उसने किस्से को आगे बढ़ाया, 9वीं 10वीं करा के उठा लिया और खेती में लगा लिया। हम जैसों ने बहुत समझाया उसे कि भले आदमी, लौंडा तबीयत लगा के पढ़ रहा है तो पढ़ने दे, पर वो नहीं माना, उठा ही लिया। ये सीधा लौंडा है, बाप को बहुत मानता था। बिना चूचा किए खेती में लग गया। फिर दोनों ने मेहनत करी, अच्छी फसलें ली। इस गिरीश को दोनों ने खूब पढ़ाया। इसी बीएससी पता नहीं क्या क्या पास करा इसने। एमएससी किया है एग्रीकल्चर से। और मैंने उसे बताना शुरू किया। हाँ, वह बीच में ही लापरवाही से बोला, जैसे कि गिरीश की डिग्री का सही सही जिक्र उसके लिए महत्वहीन हो। उसकी निगाह में उसका इतना बता देना और मेरा इतना जान लेना ही काफी था कि गिरीश काफी पढ़ा लिखा है। तेजा जिस बहादुरी से मरा था, उसे देखते हुए डाकखाने वालों ने उसके एवज दोनों भाइयों में से एक को नौकरी देने की सिफारिश सरकार से करी। उसने आगे बोलना शुरू किया, चन्ना तो खेती करे ही था। सबने सलाह दी कि गिरीश का नाम नौकरी के लिए भेज दो। पर पता है क्या हुआ? क्या इस गिरीश ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई अपनी माँ और भाभी को की नौकरी की अर्जी चन्ना से लगवा दी। इतना कहकर वह मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, साला पढ़ा लिखा मूर्ख, जाहिल कहीं का। फिर जाहिराना तौर पर मुझसे पूछ बैठा, सीधे सादे किसान आदमी से आज़ादी छीन के उसे सरकार की अरदली में भेज दिया। क्या इसने ये ठीक किया मास्टर? पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ऐसा किया होगा। मैं बोला, ठीक और गलत का निर्णय तो उनसे बातें करके ही दिया जा सकता है। अरे भाई, डाकखाने में डाकियागिरी मिली उसे। वह क्षुब्ध स्वर में बोला, इधर के ही 4-5 गांव मिले हैं। इस धूप में डगर डगर और घर घर डोले है बेचारा। चुप ही रहता सही, न कहता सही किसी से कुछ, लेकिन दिल तो उस गरीब का दुखता ही है। तू यकीन नहीं करेगा, असल में तो रोवे है बेचारा। रोता क्यों है? मैंने पूछा। लंबे और लू भरे रास्ते पर इस आदमी का मिल जाना मेरे लिए दुखदाई भी था और सुखदाई भी। दुखदाई इसलिए कि मैं वैसी धूप और गर्म रेत झेलने का आदी नहीं था। पसीना मेरी कनपटियों से होता हुआ गर्दन के रास्ते नीचे उतर रहा था।
मेरी भवों और पलकों तक में पानी भर आया था। यह अगर मुझे अपने साथ न लेता तो मैं कहीं न कहीं बैठकर एक पल और सुस्ताता जरूर। सुखदाय इसलिए कि इसके होते मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी कि लियाकतपुर किधर है और लियाकतपुर में गिरीश का घर किधर है। दूसरे, वह बोलने या कहूं कि बोलते रहने वाला आदमी था। इसके रहते मैं क्या, कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं कर सकता था। किसी घाघ ग्रामीण की तरह खोद खोद कर बातें पूछने और उनकी जड़ तक का हाल बयान करने में वह मुझे माहिर नजर आया। माहिर भी पंचतंत्र के दमनक कर्टिक या अलिफ लैला की उस राजकुमारी जैसा, जो किस्से से किस्सा निकालती जाती थी और असल किस्से को जिज्ञासा बनाए रखने के लिए सुरक्षित रखती थी। शहर में मैंने ऐसे सैकड़ों मजमेबाज देखे हैं जो मजमे के बीचों बीच सड़क पर रखी छोटी सी पिटारी में सिर्फ 6 इंच लंबा और कन की उंगली से भी कम मोटाई वाला, उड़कर हमला करने वाला काया हरा सांप रखने का दावा करते हैं। भीड़ जुटने लगती है तो वे पता नहीं कहाँ कहाँ के किस्से उसे सुनाने लगते हैं और बीच बीच में उस पिटारी की ओर इशारा करके ये भी कहते रहते हैं कि छोटी पिटारी में बंद गहरे हरे रंग का वह सांप उस तक्षक वंश का नाग है जिसने राजा जन्मेजय के पिता महापराक्रमी परीक्षित को डसा था। मजमा जोड़ने के लिए किस्सा कहानी सुनाने के अपने क्रम में वे महाभारत का कोई दूसरा भी किस्सा सुना शुरू कर दे तो कोई ताज्जुब नहीं। कुल मिलाकर यह कि मजमेबाज किस्से को अंततः दांतों की उपयोगिता, उनकी खूबसूरती और मजबूती पर ला पटकेगा और इस सब के लिए अपने या अपने उस्ताद के द्वारा बनाए उस दंत मंजन के उपयोग की सलाह देगा जिसे बेचते हुए उसकी 3 पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। अपने बस्ते से वह कुछ बाकी बची शीशियां निकालेगा। कमजोर दिल या ठस दिमाग ग्राहक उन्हें खरीदेंगे और जिज्ञासु कभी इस तो कभी उस टांग पर खड़े होते टिके रहेंगे कि शीशियां बेच चुकने के बाद वह तक्षक की दर्शन जरूर कराएगा। शीशियां खत्म हो जाती हैं और भीड़ में से जिज्ञासुओं को भी सिर खुजाते हुए आखिर खिसक ही लेना पड़ता है। इस साले ने खूब उल्लू बनाया। 2 घंटा बर्बाद करा दिए। सिर खुजाते और खिसकते हुए वे सोचते हैं और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते भी जाते हैं कि कहीं उनके जाते ही वह बाकी बचे लोगों को तक्षक तो नहीं दिखा रहा। ये भी होता होगा कि अपने अपने चौपाल पर पहुंचकर ये उल्लू उड़ने वाले सांप को देखने की डींगे हाँकते हों और यह साबित कर डालते हों कि गांव भर में बस वही है जिसने तक्षक को देखा है। इस आदमी ने भी बात एक सवाल से शुरू की थी, फिर जवाब की चिंता किए बगैर यह गिरीश, तेजा और चन्ना पर आ गया था। मेरी जिज्ञासा थी कि चन्ना रोता क्यों है। उसका इसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, बात तो यह अफसोस की ही है। सांस लेने को उसने बात रोकी तो मैंने कहा, फिर पूछा, लेकिन चन्ना रोता क्यों है? रोवेगा नहीं तो क्या हंसेगा? वह व्यंग्य और तीखेपन के मिले जुले अंदाज में बोला। क्यों, ये बात तेरी समझ में नहीं आवेगी। वह बोला, अरे भाई, खेती किसानी में 1000 मेहनत के बाद भी आराम है, आज़ादी है। काम निबट जाए तो चैन ही चैन है। सुबह से शाम तक कौड़ियाँ और कंचे। अब जिस आदमी ने 8-7 साल खेतों और कौड़ियों कंचों में बिता दिए हों, उसे लग कई काम करना पड़ जावे, गुलामी करनी पड़ जावे किसी की, तो वो रोवेगा के हंसेगा। लोग मारे मारे फिरते हैं सरकारी नौकरी पाने को। मैंने प्रतिवाद किया, खेती छोड़कर नौकरी मिल गई, इसमें रोने जैसी तो कोई बात नहीं है। ये बात इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है मास्टर। मेरे ऐतराज पर वह पुनः अपने पूर्व अंदाज में बोला। ये कहकर उसने मेरी बात को काटा था या अपनी बात कट जाने पर प्रतिक्रिया दी थी, मैं नहीं समझ सका। तभी सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। ऐसी दोपहरिया में बैलों को लेकर कहाँ चला मास्टर? हाथ उठाकर उसने दूर से ही गाड़ीवान से पूछा। अब मेरी समझ में आया कि उसने मुझे यूं ही मास्टर कह दिया था, अपनी आदत के अनुसार, न कि मुझे आंक कर। सैयकू जाऊं हूँ यूरिया लेने। गाड़ीवान बोला, गणपत कहवे था कि थोड़े ही कट्टे बचे हैं सेंटर पे। हाँ भैया, जा, उसने प्रोत्साहित किया। ये सरकारी बाबू साले बदमाश हो गए हैं, हुए पे भी मिले कर दे गए हैं, जल्दी जा। गाड़ी जब गुजर गई तो वह पुनः मुझसे मुखातिब हुआ। गांव के डाकियों का हाल ये रह गए हैं कि एक एक डाकिये के जिम्मे गांव के गांव हो गए हैं। अब जिस गांव की एक आध चिट्ठी बांटने को हो गए है, उसमें तो ये जावे ही ना है। फिर 2-4 दिन में जब 2-4 चिट्ठी और जुड़ जावे हैं, तब जाकर एक साथ सारी चिट्ठियों को दे आवे हैं। लेकिन ये लियाकतपुर, उसका अपना गांव ऐसा है, यहाँ 10-12 चिट्ठियां रोज तो अकेले गिरीश की ही आनी जरूरी है। ये कहकर वह चुप हो गया। लगता था कि चन्ना के रोने की कोई सटीक वजह न बता पाने के कारण वह फंस गया था। गांव के लोग उसकी बातों को बिना किसी तर्क के रसले लेकर सुनते रहते होंगे, इसलिए उसने कही जाने वाली बात को सिद्ध कर दिखाने के ऐसे मौके के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। बड़ी आग बरस रही है।
सिर पर से तितर बितर लटक आए साफे जैसे कपड़े को ठीक से संवारते हुए वह बड़बड़ाया, ऐसी आग में गांव से सैर, सैर से गांव, गांव से सैर, सैर से गांव 4 चक्कर रोज लगाने पड़े तो कौन है रो नहीं जावेगा। जिस धीमेपन के साथ वह बड़बड़ाया था, उससे जाहिर था कि अपनी बातों पर किसी का तार्किक हो पड़ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने महसूस किया कि मैं चूंकि बाहरी आदमी था, इसलिए वह धीरे से भुना भर रहा था। गांव का कोई जान पहचान वाला ऐसे सवाल करता तो जरूर ही वह आक्रामक हो उठता। कैसे हो घसा चाचा? अचानक पीछे से आवाज आई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, एक हट्टा कट्टा नौजवान पुरानी सी एक दुपहिया साइकिल पर चला आ रहा था। अच्छा हूँ बेटा, चलते चलते ही पीछे देखे बगैर घसा ने जवाब दिया। उसकी यह उदासीनता पीछे वाले के प्रति उपेक्षा भाव न होकर गांव की राहों पर चल रहे राहगीरों का सामान्य व्यवहार था। इन राहों पर लोग एक दूसरे को पुकारते तो जरूर हैं, उनके लिए रुकते नहीं हैं। साइकिल सवार इस दौरान हम लोगों से आगे निकल गया था। मैंने देखा कि उसकी साइकिल के करियर पर कागजों का एक पैकेट कसा हुआ था। सीधा सैर से आ रहा है क्या? मेरे साथ चल रहे घसा ने पीछे से उसे टोका। नहीं चाचा, नंगली से आ रहा हूँ, साइकिल सवार ने जाते जाते ही जवाब दिया। अब खेड़े को जा रहा हूँ। अरे भाई, खेड़े को बाद में जायो, घसा ने पुनः पुकारा। पहले लियाकतपुर हुआ, देख ये मास्टर गिरीश से मिलने को आया है। ये बात सुनते ही साइकिल सवार ने एकदम से ब्रेक लगा दिए। वह ज्यादा आगे नहीं पहुंचा था। जब तक वह साइकिल से उतरकर नीचे खड़ा हुआ, हम लोग उसके निकट पहुंच गए। राम राम जी। मुझे देखते ही वह बोला, मुझे चन्ना कहते हैं, चन्ना चरनदास। ये कहते हुए उसने साइकिल के करियर पर लगा कागजों का बंडल निकाल लिया। मैंने देखा कि वह दरअसल चिट्ठियों, रजिस्ट्रियों और मनी ऑर्डर फॉर्मों का बंडल था। स्वभाव की दृष्टि से मुझे उसमें ग्रामीण कच्चापन नजर आया, ऐसा कच्चापन जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। वह चौड़ी हड्डियों वाला नौजवान था और किसानियत अभी भी उसके बदन में मौजूद थी। अपने कच्चेपन के साथ मुझे वह सहज और हंसमुख भी लगा। तो ये है चन्ना, मैंने उसे भरपूर देखते हुए सोचा, ये रोता सा तो नहीं दिखता। आप करियर पर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ, वह मुझसे बोला। इस गर्मी में मुझे खींचोगे? नहीं नहीं, मैं संकोच के साथ बोला, तुम अपना काम निपटाओ, मैं इनके साथ आता हूँ। ये तो अगले मोड़ पर बाएं घूम जाएंगे। चन्ना बोला, इन्हें लियाकतपुर नहीं, खेड़े जाना है। उसकी इस बात पर मैं उसके साथ ही चलने को विवश हो गया। ठीक है, लाओ, लेटर्स का ये बंडल मेरे थैले में डाल दो। चन्ना ने वैसा ही किया और साइकिल पर सवार हो गया। मैंने हाथ जोड़कर घसा को नमस्कार किया और चन्ना की साइकिल के पीछे करियर पर टिक गया। अपनी बातों के खिलाफ मेरी टिप्पणियों से घसा शायद कुछ ज्यादा ही उखड़ गया था। मेरे नमस्कार का उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। घसा पीछे छूटता गया। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? साइकिल खींचते चन्ना ने मुझसे पूछा। हरीश, हरीश पाठक। हरीश पाठक, कानपुर वाले। तुम्हें कैसे मालूम? गिरीश के पास आया, आपके सभी खत पढ़ रखे हैं मैंने। चन्ना बोला, गिरीश की तरफ से उनमें से कुछ के तो जवाब भी आपको मैंने ही लिखे हैं। अच्छा, उसकी बात पर मेरे मुंह से निकला, ये घसा आपको कहाँ मिल गया? चन्ना ने पूछा। यहीं, रास्ते में ही। मैं बोला, इसकी वजह से ही इतना रास्ता आराम से कट गया। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हें खेती करना पसंद है या नौकरी करना? क्यों, यूं ही। घसा ने आपसे ऐसा कुछ कहा क्या? मुझ 70 किलो वजनी आदमी को साइकिल पर बैठाकर रेतीले रास्ते पर खींच ले जाना कोई आसान काम नहीं था। सांस चन्ना के नथुनों की बजाय मुंह के रास्ते आने जाने लगी थी। धूपनी इतनी तेजी से चल रही थी कि शब्द उसके मुंह से तरल प्रवाह की बजाय कंकड़ों की तरह रुक रुक कर एक एक टूटकर बाहर आ रहे थे। मैंने पीछे को नजर दौड़ाई। घसा अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, उसने कहा कि नौकरी करते हुए तुम खुश नहीं हो। जरा उतरेंगे? फूली सांस वाले चन्ना ने एक झटके के साथ शब्दों को गले से बाहर फेंका। मुंह से सांस लेने की उसकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी थी। मैं तुरंत साइकिल पर से कूद गया। चन्ना भी उतर गया। काफी दूर तक वह चुपचाप पैदल ही चलता रहा, शायद सांस के सामान्य हो जाने के इंतजार में। फिर बोलना शुरू किया, जिन मुसीबतों के साथ पिताजी ने हमें पाला, वे सब की सब हमें अच्छी तरह याद है पाठक जी। इसलिए मेरी पढ़ाई को रोककर जब उन्होंने मुझसे खेती कराना शुरू कर दिया तो मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उन दिनों वही घर की जरूरत थी। मैंने मेहनत के साथ खेती की। 2 आदमी कमाने लगे तो घर की हालत कुछ सुधरी। यही वजह रही कि गिरीश को पढ़ने दिया गया।
इतना बताकर चन्ना जैसे अतीत में खो गया। मैंने उसके चेहरे की ओर निहारा, उस पर हल्का सा खिंचाव आ गया था। उसे देखते हुए मैंने उससे आगे की कहानी जानने का आग्रह करना उचित नहीं समझा। पिताजी दिन भर दफ्तर में रहते थे पाठक जी। कुछ देर बाद चन्ना ने स्वयं ही कहानी शुरू की, और मैं गांव में। गांव का माहौल कुछ अलग तरह का होता है। खाली समय में ताश पीटने वाले, जुआ खेलने वाले, गांजा चरस चढ़ाकर बड़ी बड़ी और बुरी बुरी बातें बनाने वाले अलग अलग तरह के गुट से बने होते हैं यहाँ। ऐसे ही एक गुट में मैं फंस गया और जुआ खेलने लगा। पिताजी मेरी इस हरकत पर बहुत नाराज हुए और दुखी भी। उन्होंने मुझे मारा पीटा भी, पर जुआ और जुआरी दोस्त मुझसे न छूट पाए। गांव में रहते हुए उन लोगों से बच पाना मुमकिन भी नहीं रहा। मैं पूरे पूरे दिन घर से गायब रहता था और रात को भी देर से ही घर में घुसता था। परेशान होकर अम्मा ने मेरी शादी कर देने का फैसला किया। शादी हो गई, पर पुराने दोस्तों और जंजालों से मेरा पीछा न छूटा। दरअसल खेतों पर काम के बाद वे और मैं सब खाली ही खाली होते थे। पैसों तक से जुआ खेलने की लत लग गई थी। सब कुछ जानते समझते हुए भी। मैंने पूछा, हाँ, गिरीश तो बाहर रहकर पढ़ रहा था। अम्मा, पिताजी और पत्नी सबके सब मेरे खर्चों और ऐबों से परेशान हो उठे। फिर दुर्भाग्य से पिताजी की हत्या हो गई। गिरीश उन दिनों बीएससी पास कर चुका था। पिताजी के एवज में किसी एक को नौकरी देने की बात आई तो इसने जो समझदारी और हिम्मत दिखाई उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या? मैंने पूछा। इसने कहा, भैया, मैं तो नौकरी पाने लायक पढ़ ही गया हूँ और मेरी अभी उम्र भी काफी बाकी है नौकरी के लिए अप्लाई करने को। तुमने 10वीं पास कर रखी है, आराम से पोस्टमैन हो जाओगे। दिन भर घर से और गांव से बाहर रहोगे तो गांव के लफंडरों से भी दूर रहोगे। कुछ अम्मा ने मुझे समझाया और कुछ मेरी पत्नी ने। बस मैंने एप्लीकेशन लगा दी और नौकरी पा ली। अब कैसा महसूस करते हो? शुरू में तो कुछ दिन में वाकई काफी परेशान रहा। बढ़कर काम करने की आदत नहीं थी। दोस्तों और पत्तों के बिना मन नहीं लगता था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। इस काम में भी गिरीश ने ही मेरी काफी मदद की। कैसे? उसने खेती का काम संभाल लिया। चन्ना बोला, दरअसल मेरा नौकरी पर जम जाना और गिरीश का खेती को संभाल लेना, ये दोनों ही काम ऐसे हुए कि गांव वाले हम भाइयों के बीच आशंका और ईर्ष्या के बीज बोने में लग गए। गांव के इस गणित से आप पता नहीं वाकिफ है या नहीं, और अगर है तो कितने। लेकिन मैंने यह भी जाना कि गांव में जमीनें हड़पने में बड़ी लंबी और गहरी साजिशें चलती हैं। आप थकान तो महसूस नहीं कर रहे? उसने बात बदलकर मुझसे पूछा। नहीं, मैं बोला, मैंने भी पहली ही बार जाना है कि आदमी यात्रा में अगर अकेला हो तो जल्दी थकता है और दुकेला तिकेला हो तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी इस बात पर चन्ना हंस सा दिया। गिरीश ने खेतों को संभाल लिया तो उन पर नियत रखने वालों ने मुझे भड़काने की कोशिश की। बोले कि यह शहर का पढ़ा लिखा तुझे 1000 रुपये की नौकरी में धकेल कर सारी जमीन हड़प रहा है। इसे बोल की नौकरी इसे ही मुबारक। लेकिन गिरीश में मुझे ऐसी बदनीयती कभी भी दिखाई नहीं दी। वैसे भी वह मुझसे छोटा है और मेहनत करके पिताजी के साथ साथ मैंने भी उसे पढ़ाया है। मैं उस पर शक नहीं कर सकता। ठीक बात है, मैं बोला। गिरीश जब खेती किसानी से जुड़ी अर्थनीतियों पर लेख लिखता है तो मुझसे भी राय लेता है। चन्ना गर्व सहित बोला, लेख छपता है तो मेरा भी सिर उठता है, इज्जत सी महसूस होती है। इस सब की वजह से बुरी आदतें और बुरे दोस्त छूट गए हैं। सोचने का तरीका बदल गया है, रहन सहन में भी फर्क आया है। हमारी इस सुधरी हुई हालत को देखकर कपटी लोगों को काफी दुख होता है और वे इधर उधर यह कहने से नहीं चूकते कि गिरीश ने खेत हड़प लिए और नौकरी पाकर चन्ना रोता है। असलियत में तो उन लोगों को दुख है कि चन्ना रोता क्यों नहीं है, और पढ़ लिख कर भी गिरीश गांव में क्यों पड़ा है, शहर क्यों नहीं चला जाता। मैंने नजर उठाकर एक बार फिर चन्ना की ओर देखा। सालों तक गांव, खेत, जुआ और जुआरियों में खटता रहा यह नौजवान मौका मिलते ही भीतर से कितना सुलझा हुआ निकला है। मौका न मिला होता तो एक न एक दिन अपनी जमीन, अपना घर, अपना सुख चैन ये जुए के हवाले जरूर कर बैठता। नियति संभलने का एक मौका हर आदमी को जरूर देती है। उस मौके पर वह संभल गया तो संभल गया, न संभल पाया तो मिट गया। बातें करते हुए हम गांव के मुहाने पर पहुंच गए थे। बिटोरों और कुड़ियों के पास उपले उलट रही एक युवती ने कनखियों से निहार कर मुझे जनबी की अगवानी की। नंगे बदन बच्चे मुझे गांव में घुसता देख खेल रोककर खड़े हो गए। मैं और चन्ना चलते रहे और गांव में घुस गए। ढलान पर होकर भी सूरज दोपहर जितना ही गर्म था, हवा का नामो निशान नहीं। ऐसे ताप भरे दिन इधर आने का प्रोग्राम बनाया, बड़ी हिम्मत की आपने, चन्ना अचानक बोला।
हाँ, लेकिन इस तरह एक बेशकीमती फॉर्मूला हाथ लग गया। मैंने कहा, क्या? यही कि आगे से कोई घसा अगर मुझसे कभी कहेगा कि फलां चन्ना बहुत दुखी है, रोता है अपनी किस्मत पर, तो उस पर विश्वास कर लेने से पहले मैं यह जरूर जान लेना चाहूंगा कि वाकई चन्ना ही रोता है या ये बताने वाला घसा। मेरी इस बात पर चन्ना मुस्कुरा भर दिया और सामने संकेत कर बोला, वह देखो, हमारा घर। गिरीश बाहर बैठा है। माफ करना पाठक जी, मैं अब शाम के बाद ही आपसे मिलूंगा। डाक बांटना भी जरूरी है। हाँ हाँ, मैं बोला, तुम अब जाओ। मेरा बंडल। ओह, मैं हंसा और अपने थैले में पड़ा चिट्ठियों का उसका बंडल निकालकर उसे थमा दिया। चन्ना ने साइकिल के करियर में उसे दबाया और वापस बाहर की ओर घूम गया। मैं उसे जाते देखता रहा। किस धूर्त ने इस अफवाह को पैदा किया होगा? मैं सोचने लगा, इस जीवत का आदमी कभी रो नहीं सकता।